सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार आज आप सभी प्यारे बच्चों के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं। तो मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाऊं उससे पहले आपको बताऊं कि देखिए डे बाय डे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन और भी ज्यादा सामने आते जा रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब ये टाइम आ गया जहां पर आप लोग डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप लोग अपने स्टडी में कंसंट्रेट करें, क्योंकि क्लास 12 बोर्ड आपके लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। एक बार क्लास 12 बोर्ड एग्जाम पार हो गया तो ये वापस से रिपीट करने के लिए आपको 1 ईयर वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी बच्चे अब ऐसा टाइम आ गया जहां पर अपना पूरा पावर लगा के पूरा मेहनत से पूरा जोश एंड लगन से अपने स्टडी में कंसंट्रेट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, ये सब तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आज मैंने आपके लिए टोटल 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पिकअप किया है, जहां पर तीनों क्वेश्चन लगभग सीबीएसई में हर एक अल्टरनेट ईयर में रिपीट होते आते हैं। तो ध्यान रखिएगा सभी क्वेश्चन का वेटेज इंडिविजुअली 3 मार्क्स का है। तो चलिए फ्रेंड, सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप क्लास 12 या फिर ड्रॉपर्स की स्टूडेंट है और आपका टारगेट नीट एग्जाम 2021 को क्रैक करना है तो अनअकैडमी आपके लिए प्रेजेंट करता है क्रैश कोर्सेस। ध्यान रखिएगा ये कोर्स कंप्लीटली 3 मंथ्स का होने वाला है, जहां पर आपके पूरे सिलेबस को विद इन 3 मंथ्स के अंदर कवर करवाया जाएगा। यहां पर देख पा रहे ये आपके लिए पहला क्रैश कोर्स बैच है, जो कि पहल बैच है और ये बैच 28 दिसंबर को स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पर टॉप एडुकेटर लाइक डॉक्टर एसके सिंह सर हो गए, और भी आप नेम देख सकते हैं। इनके पास सालों का एक्सपीरियंस है और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस में काफी अच्छा रैंक्स भी निकाला है। जो सेकंड क्रैश कोर्स बैच है वो है सुपर रैंकर्स बैच। यहाँ पर भी आप टॉप एडुकेटर देख सकते हैं लाइक रितु मैम हो गई, पंकज सर हो गए, और ये बैच 31 दिसंबर को स्टार्ट किया जा रहा है। और जो नेक्स्ट आपके लिए क्रैश कोर्स बैच है वो है उम्मीद बैच, जो कि 3 दिसंबर को स्टार्ट किया जा रहा है। और सभी क्रैश कोर्स बैच है जहां पर 3 मंथ के अंदर पूरे आपके सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा बाय टॉप एडुकेटर। अब आपको करना क्या है कि मैंने ये तीनों बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाके जो भी आपको एडुकेटर अच्छे लगते हैं वो बैच को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप लोग हमारा कूपन कोड fastest_education का यूज कीजिए तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो और ये सब चीज आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इस बार आप सभी बच्चे को फोड़ना है नीट एग्जाम को अनअकैडमी के साथ। अब फ्रेंड, जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से रीड कीजिए कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन, जो कि आपका आरपी दे रहा है, मतलब कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, उससे आपका मतलब नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि द वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ लॉग आर नोट बाय आर, जहां पर आर नोट क्या होता है, आर नोट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन होता है और जो आपका आर ये आपका क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है। तो इसको ध्यान रखिएगा वर्सेस टाइम। ठीक है, मतलब क्या होगा, यहां पर देख पा रहे हैं वाई एक्सिस में लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन लिया गया है एंड एक्स एक्सिस में आपका टी लिया गया है, टाइम लिया गया है। और यहां पर क्या बोल रहा है, ये आपका प्लॉट किया गया। क्या यहां तक कोई बच्चे को डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देखिए ग्राफ के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं, थोड़ा आपको बता देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में जंप करेंगे। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन इंडिविजुअली 1-1 मार्क्स का है। अब देखिए यहां पर आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन का जो नॉर्मल इक्वेशन होता है y = mx + c होता है। क्या ये आपको पता है? बिल्कुल पता होगा। जहां पर c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। अब देखिए यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर देखिए जो आपका c है वो कितना होगा इस वाले केस में, वो आपका 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि ये आपका लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन से पास हो रहा है इसलिए आपका c इंटरसेप्ट इस वाले केस में क्या है, 0 होगा। क्या यहां तक किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर क्यों बता रहा हूं, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो लाइन है ये हमारा y = mx का इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए मैथ्स वाले बच्चे को पता होगा, बायो वाले को भी पता होगा, मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, या फिर क्वेश्चन में बाद में आता हूं, पहले देखिए कि यहाँ पर क्या है, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन और यहाँ पर टाइम है। तो मतलब कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से लिया गया है। अब आपको क्या करना, वो इक्वेशन को रिकॉल करना
है जो आपने पढ़ा था। तो आपने क्या क्या इक्वेशन पढ़ा है बताइए। एक तो आपने जीरोथ ऑर्डर का पढ़ा होगा और एक आपने फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ा होगा। तो बताइए कि फर्स्ट ऑर्डर का क्या आपको यहाँ पर रेट कांस्टेंट का इक्वेशन याद है? बिल्कुल याद होना चाहिए। ये हमारा क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आपका क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, जहां पर इन्होंने आर नोट से डिनोट किया है, देन आपका फाइनल कंसंट्रेशन जहां पर इन्होंने आर से डिनोट किया है। क्या यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब देखिए क्या करना, यहां पर क्या है वाई एक्सिस में मैंने बताया कि ये वाला चीज को प्लॉट किया गया है। और तो आपको क्या करना, जो इस वाले इक्वेशन है आप लोग y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा y हो गया। तो इसको आप लोग y की जगह लिख दीजिए। तो ये हमारा log r नोट बाय हमारा r हो गया। अब देखिए क्या होगा एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो क्या कीजिए k जो हमारा t है इसको आप लोग ये वाले साइड में ले जाइए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा kt और ये हमारा 2.303 क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आया? अरे भाई ये तो मैंने क्या किया, लेफ्ट वाले साइड को राइट साइड लेके आया, राइट वाले साइड को राइट वाले को लेफ्ट साइड लेके आया। ये तो आपको पता होगा। अब ये क्या हो गया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा क्या होगा जो हमारा k बाई 2.303 है ये हमारा m हो गया, और जो हमारा t है ये हमारा क्या हो गया x हो गया। मतलब कि y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में हमने क्या कर लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर क्या होगा बताइए। यहाँ पर देखिए ये तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर का, यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखा है तो ऑब्वियस ही बात है ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर होने वाला है। तो क्या कुछ हार्ड लगा? बिल्कुल हार्ड नहीं लगा। मैंने इसमें टाइम क्यों दिया, क्योंकि आपका तीनों क्वेश्चन चुटकी बजाते हुए ही सॉल्व हो जाए। सेकंड में क्या बोला है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, आपको पता होना चाहिए क्या होता है बताइए। आपका क्या होता है, मोल बाय लीटर टू दी पावर 1 माइनस n होता है, पर सेकेंड होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर है मतलब n की जगह हमारा 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो समथिंग टू दी पावर 0 ये हमारा 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, डायरेक्ट पर सेकेंड आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा अगर कोई बच्चा यहाँ पर मिनट लिखता है या फिर पर आवर लिखता है तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कहीं पर भी मिनट सेकेंड या फिर आवर मेंशन नहीं है। तो पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर वो आपके हाथ में, तीनों आंसर आपका सही होगा। क्या सेकेंड क्वेश्चन में डन हो गया? बिल्कुल हो गया। अब देखिए थर्ड में क्या बोला है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व। ये स्लोप के लिए ही मैंने ये सब आपको इतना लंबा प्रोसेस बताया। स्लोप क्या होता है, ये हमारा जो m है ये हमारा क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा मैथ्स आपको बता दूं, अगर कोई बायोलॉजी वाले बच्चे को कोई डाउट है कि सर ये c क्या है, तो मैं बताता हूं। अगर आपका कोई लाइन ऐसे रहता तो ये जो देख पा रहे ये क्या होता है, ये बोलते हैं c इंटरसेप्ट को, बट ये लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है इसलिए जो हमारा c है ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर कभी कभार ये वाला ग्राफ दिया हुआ रहता है, कभी कभार ये वाला ग्राफ दिया हुआ रहता है। तो जब ये वाला ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो उस केस में आपका c 0 नहीं होगा, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी कवर कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व। तो स्लोप क्या होता है, m होता है। तो यहाँ से m हमने क्या निकाला, m हमारा k बाई 2.303 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द कर्व k बाई 2.303, यही हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट लगा? मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा इजी था। तो देखिए इजी था, तो अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। आई होप पहला क्वेश्चन भी आप लोगों ने खुद से करने का ट्राई तो किया होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जीत क्या होता है, ट्राई करना, ठीक है। ट्राई नहीं कीजिएगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे, इसलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको ट्राई करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फॉर द कम्प्लेक्स, यहाँ पर गिवन है कि FeN ट्वाइस, यहाँ पर क्या है Cl ट्वाइस, फिर यहाँ पर क्या है Cl है। तो यहाँ पर क्या, ये स्क्वायर एंटिटी के बाहर Cl गिवन है। तो आपको क्या बोला गया है कि आइडेंटिफाई द फ्लोइंग, यहाँ पर 3 क्वेश्चन गिवन है और 3 क्वेश्चन आपका तीनों क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। तो क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा।
1 2 3 आइयो फ्रेंड, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि नेम ऑफ द कम्प्लेक्स, इस कम्प्लेक्स का नेम क्या है आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए बताइए, नेम कैसे कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले EN दिख रहा है, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसको आप लोग बाद में लिखते हैं, पहले जो जो लिगेंड है वो आप लिख लीजिए। तो ये आपका क्या है, डाइडेंटेड या फिर EN बाइडेंटेड लिगेंड है, और इसका नेम क्या होता है, इथिलीन डाइअमीन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, और यहाँ पर 2 है तो 2 की जगह आप लोग डाई नहीं लिखिएगा, क्योंकि ये आपका डाइडेंटेड या फिर बाइडेंटेड लिगेंड है, इसलिए इस केस में आपका 2 की जगह क्या लिखाता है, ये आपका BI20 लिखाता है। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो आपका इथिलीन डाइअमीन है ये आपका E से स्टार्ट होता है, और जो आपका Cl2 है ये आपका क्या होता है, डाइक्लोरिडो, ठीक है, तो ये आपका C से स्टार्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। तो पहले क्या नाम लिखाएगा, पहले Cl2 का नाम लिखाएगा, तो ये हमारा क्या क्या हो जाएगा बताइए, डाई क्लोरिडो हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। फिर EN बाइडेंटेड लिगेंड है, इसलिए यहाँ पर डाई नहीं लिखाएगा, यहाँ पर क्या लिखाएगा सर जी, यहाँ पर 20 लिखाएगा। और EN का मैंने जस्ट नेम बताया, क्या होता है बताइए, इथिलीन डाइअमीन होता है, ये इसका नेम है। क्वेश्चन में नहीं गिवन हो सकता है, कभी कभार आपको क्वेश्चन वाले ने ऑलरेडी इसका नेम दे दिया होगा, बट यहाँ पर नहीं गिवन है। तो ये हमारा कुछ इस तरह हो गया। ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, बट आपको एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा। Fe क्या है, Fe आपका आयरन है। देखिए यहाँ पर आपका नेगेटिव है, तो ये स्क्वायर एंटिटी हमारा पॉजिटिव है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हम लोग यहाँ पर फेरेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट उसका नेम आयरन लिख देंगे। अब क्या कीजिए, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो कैसे निकालेगा बताइए, आयरन को X मान लीजिए, EN आपका एक न्यूट्रल लिगेंड है तो +0 हो गया, Cl के ऊपर चार्ज -1 होता है, तो यहाँ पर 2 है तो -2 हो गया, और यहाँ पर क्या, ये यहाँ भी -1 होगा, तो ये हमारा -1 हो गया इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा +3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोमन नंबर में आप लोग 3 लिख दीजिए, और बाहर में क्या है, बाहर में आपका Cl है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैं आपको नेमिंग लिखना नहीं सिखा रहा हूँ, ये एज अ रिविजन वीडियो है, इसलिए आप लोग ये नहीं पूछिएगा सर ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बस क्या कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसका आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब देखिए ये तो मैंने क्या किया, ये ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लिया, यहाँ पर कम्प्लेक्स का नाम भी लिख दिया, तो मतलब क्या हो गया, हमारा 1 मार्क्स हमारे मुट्ठी में आ गया। अब देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है कि यहाँ पर आइडेंटिफाई द हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड शेप ऑफ द कम्प्लेक्स, ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसका आपको बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है और शेप दोनों बताना है। तो उसके लिए आपको VBT थ्योरी का दिमाग में यूज करना पड़ेगा, दिमाग में नहीं कॉपी में यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक अलग से पेज लूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा FeN ट्वाइस है और Cl2 है, स्क्वायर एंटिटी के बाहर क्या है उसको हम लोग BBT के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका आप लोग आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बताइए, ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पर दोनों S फुल रहेगा, ये और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा D है, ठीक है, ये हमारा 3D और ये हमारा 4S है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा ऐसे 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 जाएगा और ये हमारा ऐसे फिलअप होगा। अब Fe के ऊपर चार्ज कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव हो गया। अब देखिए क्या होगा, 3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ से अपने घर चले जाएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, सबसे पहले S से जाएगा, तो दोनों S वाला हमारा उड़ गया। फिर कहाँ से जाएगा, फिर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो हमारा बचा क्या बताइए, हमारा कुछ इस तरह बच जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो आपका EN2 है ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन को देगा धक्का, और धक्का देके क्या करेगा, यहाँ पर ये पेयरिंग करवा देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा कुछ इस तरह दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑलरेडी फील्ड है, ये हमारा फील्ड हो गया, और यहाँ पर तो एक अकेला है, तो ये तो फील्ड नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये आपका S वाला हो गया, और इसके आगे क्या होता है, P होता है। P में आपका कितना होता है, 3 बॉक्स होता है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले बोला क्या है कि शेप क्या होगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आपके लिए शेप के लिए पहले हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका EN है वो आपका कैसे फिलअप होगा, देखिए ये 3 को पहले आप लोग साइड कर लीजिए। तो ये हमारा 3 क्या हो गया, ये हमारा 3 बॉक्स हमने साइड कर लिया। यहाँ पर कितना बॉक्स आया बताइए, यहाँ पर
एक दो बॉक्स है, यहाँ पर एक बॉक्स है और यहाँ पर कितना बॉक्स है, 3 बॉक्स है। तो हमने क्या किया, 6 बॉक्स बना लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका EN2 है और Cl2 है, ठीक है। तो EN के लिए आपको दो दो डब्बा चाहिए, तो EN आपका यहाँ फिलअप हो जाएगा, EN आपका यहाँ फिलअप हो जाएगा, क्योंकि ये डाइडेंटेड लिगेंड है। मैं आपको वापस से रिपीट करूंगा, इसलिए EN को 2 बॉक्स चाहिए। ऑक्जेलेट के केस में भी आपका ऐसा ही होता है, वो तो बात का बात है। यहाँ पर EN आ गया, यहाँ पर क्या होगा, Cl के लिए एक ही डब्बा चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए EN में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पास 2 डोनर साइड रहता है, इसलिए ऐसा होता है। 2, वापस रिपीट करूंगा, 2 डोनर साइड्स होता है EN के पास, इसलिए ये 2 डब्बा लेता है और Cl आपका सिंगल डब्बा लेगा, क्योंकि ये आपका यूनिडेंटेड लिगेंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बोल रहा हूं। अब देखिए क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन ये आपका D2 से आया, ये आपका S से आया है और ये आपका P3 से आया, तो क्या हो गया, D2sp3, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो D2sp3 मतलब क्या हो गया, ये कौन सा शेप का हो गया बताइए, ये आपका ऑक्टाहेड्रल शेप का हो गया। तो मतलब क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो गया, D2sp3, और आपका जो शेप हो गया वो आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं D2sp3 और जो आपका शेप वो आपका क्या है, ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? मैंने पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की है ताकि कोई भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट ना हो। तो ये दोनों क्वेश्चन 2 मार्क्स हमने डन कर लिया, मुट्ठी में फिक्स कर लिया है। अब देखिए यहां पर क्या बोला थर्ड क्वेश्चन में कि आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कम्प्लेक्स, मतलब क्या हो गया कि पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये तो हमने निकाल लिया। देखिए यहां पर क्या, यहां पर देख पा रहे होंगे कि एक जो डब्बा है वो आपका अनपेयर्ड है, ठीक है। तो अनपेयर्ड मतलब क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। अगर सभी पेयर्ड रहते तो उस केस में क्या होता है, डायमैग्नेटिक। बट यहां पर देखिए एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो क्या सभी बच्चे को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है। अब देखिए बच्चे करते क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से बच्चे क्या करते हैं, नर्स इक्वेशन का आप लोग न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, खोलरेज लॉ का भी न्यूमेरिकल कर लेते हैं। बट बच्चे लोग क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मतलब कि जो इजी वाला रहता है उसको तो करते ही नहीं। अब यहाँ पर सीबीएसई क्या करती है, कभी कभी चला के दिखाते हुए इजी वाले से ही यहाँ पर न्यूमेरिकल दे देती है ताकि बच्चे का फॉर्मूला याद नहीं होता है। बच्चे क्या करते हैं, गलती करके आ जाते हैं। इसलिए मैं आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ना ही मैंने नर्स इक्वेशन से पिकअप किया न्यूमेरिकल, ना ही खोलरेज लॉ से। मैंने क्या किया, मैंने आपका रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी मतलब क्या हो गया, कप्पा, ठीक है। तो इससे मैंने क्वेश्चन को पिकअप किया है। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.0 mNaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। पहले जो यहाँ पर डाटा गिवन है वो आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या डायमीटर आपका क्या गिवन है, 1 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा बताइए, रेडियस तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो रेडियस 1/2 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर क्या जो कंसंट्रेशन है वो आपका क्या गिवन है, वो आपका 0.05 m गिवन है। आगे देखिए कि जो आपका लेंथ है, मतलब लेंथ को अगर मैं L मानूं तो लेंथ हमारा क्या है, 50 सेंटीमीटर गिवन है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, ये आपका जो गिवन है ये आपका क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब कि R गिवन है, जो कि हमारा 5.55 इंटू 10⁻³ ओम गिवन है। अब ये जो गिवन डाटा था वो तो हमने लिख लिया। अब आगे पढ़िए, हमें निकालना क्या है, हमें गिवन थोड़ी लिखना था, वो तो क्वेश्चन वाले ने लिख के दिया है। हमें निकालना है रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। तो क्या रेजिस्टिविटी का आपको फॉर्मूला पता है या फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी? बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, और 11-12 में तो वैसे भी आपने पढ़ा ही होगा, फिजिक्स में ही पढ़ा होगा। फिजिक्स में कहां पर पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 में। अब देखिए यहां पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ आपका रेजिस्टिविटी क्या होता है, ρL/A होता है। क्या ये आपको पता है? ये मैंने क्या लिखा, ये R रेजिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेजिस्टिविटी है। L क्या है, L लेंथ है, A हमारा क्या है, एरिया है। क्या यहां तक कोई बच्चे को डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट हमें निकालना क्या, हमें रो निकालना, मतलब कि रेजिस्टिविटी
कंडक्टिविटी निकालना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, RA/L हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया। तो कुछ करना ही नहीं है, डाटा का पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे पुट कीजिएगा, आर हमारा क्या गिवन है बताइए, आर हमारा 5.55 इंटू हमारा 10⁻³ गिवन है। एरिया क्या होता है, एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। जी बिल्कुल होता है। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई लिख दीजिए, और आर स्क्वायर तो आर हमारा 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई भी बच्चे को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पाई के जगह भी आप लोग 22/7 लिख लीजिएगा, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मैंने क्या लिखा, 22/7 लिख दिया। और एल क्या है, एल हमारा यहां से देख सकते हैं, एल हमारा क्या है, 50 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये मैं काट कुट नहीं करूंगा, ये तो कैलकुलेशन है, वो आप लोग कीजिएगा। मैं आपको फाइनल आंसर बता दूं, तो जो आपका फाइनल आंसर है वो मेरे हिसाब से 87.13 आपका आने वाला है। ओम सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि हमने सारा काम सेंटीमीटर में ही किया है। तो इसलिए हमारा क्या आ गया, जो हमारा रो या फिर रेजिस्टिविटी है वो हमारा 87.13 ओम सेंटीमीटर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मैंने आपके हाथ में छोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट आपको कंडक्टिविटी निकालने के लिए बोला गया। कंडक्टिविटी को जो आपकी एनसीईआरटी बुक है वो कप्पा मतलब क्या हो गया, के जैसा सिंबल होता है, इससे डिनोट किया है। तो यहाँ पर आप लोग कंडक्टिविटी को सी भी लिखिए, वो आपके हाथ में, बट एनसीईआरटी ने क्या किया है, कंडक्टिविटी को कप्पा से डिनोट किया, जिसको के जैसा आप लोग समझ सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है रेसिप्रोकल, और क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। तो यहाँ पर हमने रेजिस्टिविटी निकाल लिया, कितना बताइए, 87.13 निकाला। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/87 ये हमारा 13 हो जाएगा। फिर इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा, तो मेरे हिसाब से जो आंसर बता रहा है वो 1.148 इंटू 10⁻⁻², ये आपका क्या हो जाएगा, सीमेन पर सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन तो आपके हाथ में, कैलकुलेशन पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिए, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लीजिएगा, ठीक है। और सीबीएसई यूजुअली क्या करती है, इतना हार्ड वाला कैलकुलेशन नहीं देगी केमिस्ट्री में, वो डायरेक्ट कैलकुलेशन देगी कि डायरेक्ट आपका कैंसिल हो जाए, आपका फाइनल आंसर एक प्रॉपर इंटीजर में आ जाए। मतलब क्या होगा, इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर में आ जाए, ठीक है। तो इतना हार्ड में भी नहीं दे सीबीएसई, बट जो आंसर आया इस वाले क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया है। ध्यान रखिएगा, सभी का एसआई यूनिट या फिर सभी का यूनिट आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यूनिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने ये 3 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिया, हमने क्या निकाल लिया, दोनों निकाल लिया, और हमारा 3 मार्क्स फिक्स हो गया। तो देखिए अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क में क्या है कि आपको मैंने 3 नेम रिएक्शन दिया, यहाँ पर डिफाइन की जगह आप लोग क्या लिखिए, यहाँ पे लिखिए डिफाइन विथ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ओज-फिटिस रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन मतलब कि तीनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन है, आपको लर्न करना है। या फिर मैं आपको बता दूं कि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जहां पर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी नेम रिएक्शन है मैंने आपको 3 से 4 पेज में एक पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, उसका लिंक मैंने कहां दे दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप फ्रेंड, तभी तो आपने लास्ट तक देखा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारी टीम और हमारे एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।